Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटोर शालिनी मेहंद्राज एंड वेलकम टू यू ऑल टू दी मेहंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन विद यू ऑल, जो कि एवरी वीक हम हर बार हर एसटी का डिस्कशन आपके साथ एकदम सटीक तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम स्पीड टेस्ट देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, और हर बार मैं आपसे यही बोलती हूँ कि एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्पीड टेस्ट का। तो अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो आपको आपकी उन मिस्टेक्स का भी पता चल जाता है जो आपने एग्जाम के टाइम पे आप करने वाले होते हो या आपने एसटी देते वक्त करी होंगी। कई बार क्या होता है, हमारे तुक्का लगाने से आंसर तो सही हो जाता है बट एग्जैक्ट हमें नहीं पता चलता कि इसमें एरर क्या थी या यहाँ पे ये वर्ड क्यों आया। करेक्ट तो हम कर देते हैं, तो उस करेक्शन को भी जानने के लिए यू नीड टू go through the analysis. So चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दी मेहंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फटाफट से सभी लोग सेशन में जुड़ जाओ क्योंकि ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक उस एस्पायरेंट के लिए जो स्पीड टेस्ट दे चुके हैं, और जो अगर नहीं दे चुके हैं तो वो भी इस सेशन में जुड़ जाएं। उनको कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करके हम यहाँ पे दिखाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 to 30. You have to rearrange the following sentences. आपको इन sentences को अरेंज करना है जो कि A, B, C, D, E, F यानी 6 सेंटेंस दिए हुए हैं। इनको प्रॉपर सीक्वेंस में you all have to arrange to form a meaningful paragraph. एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए then answer the questions given below them. और उसके अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। ठीक, तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन किसका है, रीअरेंजमेंट का। ठीक है, तो चलिए रीअरेंज करते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज कोशिश करिए और मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। क्या लिखा है, द पाकिस्तान आर्मी इज नोन फॉर रिस्टॉर्टिंग टू अनप्रोवोक्ड अटैक्स। मतलब पाकिस्तान आर्मी जो है वो किस लिए जानी जाती है, लोगों को प्रवोक करने की, जो अनप्रोवोक्ड अटैक्स भी होते हैं उनको भी। They must be sure they can get away with it and there will be no retaliation. किसी भी तरीके का retaliation नहीं होगा। We love to play cricket with Pakistan which exports terrorism. हमें बहुत पसंद है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना जो टेररिज्म, आतंकवाद, ड्रग्स, फेक करेंसी भारत में एक्सपोर्ट करता है। The brutality by killing Indian soldiers without any fear. बिना किसी डर के जिस क्रूरता से, क्रूएलिटी से इंडियन सोल्जर्स को मारते हैं। India should warn Pakistan to mend its ways or face the consequences. इंडिया को, भारत को, पाकिस्तान को वार्न करना चाहिए कि अपने तरीके में रहें और कॉन्सिक्वेंसेस को या तो झेलने के लिए तैयार रहें। इट इज शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग टू नो दैट पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव रिपीटेड। और ये बड़ा शॉकिंग है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि पाकिस्तानी ने इस चीज को रिपीट भी किया है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो किस बारे में बात हो रही है, द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल अबाउट पाकिस्तान्स प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग इंडिया एवरी अटैकिंग इंडिया, है ना। पाकिस्तान जो अटैक करता रहता है भारत पे, उस पे रिलेटेड ये पैसेज है अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। जो एक कॉन्टिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं ऑन इंडिया एवरी नाउ एंड देन, एंड इट वुड बी वार्न्ड, और इसमें वार्निंग भी दी गई है, एंड टोल्ड दैट इट वुड हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ एनी सच अटेम्प्ट इज रिपीटेड। अगर ये अटेम्प्ट रिपीट हुआ तो क्या होगा, इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो पहले तो हमें ये बताना है कि हम शुरुआत कहां से करें, क्योंकि अटैक वगैरह की बात करने लगोगे तो लव टू प्ले क्रिकेट होगा नहीं। सो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो यही हमारा एक ऐसा क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्योंकि अगर दे देखोगे तो दे तो आपका प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान टेररिज्म, ड्रग्स और फेक करेंसी इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। जबकि पाकिस्तान आर्मी इज नोन फॉर रिस्टॉर्टिंग टू अनप्रोवोकिंग अटैक्स। ठीक है, अनप्रोवोकिंग अटैक्स करता है और ये शॉकिंग है। ये क्या है, बहुत ज्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है टू नो दैट कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव रिपीटेड द ब्रुटैलिटी, राइट। रिपीटेड द ब्रुटैलिटी होगा कि नहीं होगा,
एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है, एक क्रुएलिटी को रिपीट किया है बाय किलिंग इंडियन सोल्जर्स विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के. सो दे मस्ट बी श्योर, इस बारे में वो ये श्योर रहे दे कैन गेट अवे विद इट एंड देयर विल बी नो रिटेलिएशन. इंडिया शुड वार्न पाकिस्तान, और कोई भी रिटेलिएशन नहीं होगा और इंडिया भारत को पाकिस्तान करना चाहेगा, ठीक है, टू मेंड इट वेज और फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये नंबरिंग मैंने कर दी है. अब इसका अरेंजमेंट देख लो क्या होगा. फर्स्ट है आपका सी, फिर आपका क्या है सेकंड इज ए, फिर थर्ड क्या है आपका बी, फिर फोर्थ क्या है डी, फिफ्थ क्या है आपका गड़बड़, गड़बड़ लिख दिया मैंने. देखो पहला है हमारा सी, दूसरा है हमारा ए और तीसरा है हमारा एफ, हमने बी लिख दिया था, ठीक है. फोर्थ इज डी, फिफ्थ इज बी और हमारा लास्ट है ई. तो करेक्ट अरेंजमेंट क्या हो गया, सी ए एफ डी बी ई. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा, आसानी से आंसर मार्क कर लोगे, दैट इज सी, ऑप्शन नंबर 4. फिर उसके बाद सेकेंड हमारा सेंटेंस क्या है, सेकेंड क्या था, सी के बाद ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए. फिर हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या था, फोर्थ सेंटेंस था हमारा क्या डी, जो कि ब्रुटैलिटी बाय किलिंग थी, तो ये हमारा हो गया. देन हमारा अगर फिफ्थ सेंटेंस देखें तो क्या था, तो फिफ्थ सेंटेंस हमारा था बी, दैट दे मस्ट बी श्योर दे कैन गेट, तो आंसर मार्क करेंगे 1. और अगर हमारा सिक्स सेंटेंस पूछा जाए, दैट इज द लास्ट सेंटेंस, तो वो था हमारा ई, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ई. यानी कि थोड़ा सा टाइम में आपने अच्छे से पढ़ लिया, जिस समझ लिया कि यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इज द पाकिस्तान प्रैक्टिस ऑफ अटैकिंग इंडियाज एवरी नाउ एंड देन and it has been warned that if it would be repeated they should be ready to face the consequences. ठीक है, तो ये आपको जस्ट मिल गया, आपने आसानी से इसको अरेंज कर लिया, राइट. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 31 to 36 में क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रीड ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस. हर एक पार्ट को आपको पढ़ना है अच्छे से, टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करने के लिए दैट इफ देयर इज एनी एरर इन इट और नॉट, कोई एरर है या नहीं है, और अगर कोई एरर है इफ इट विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में होगी और वही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. बट इफ देयर इज नो एरर, आपको क्या मार्क करना है, ऑप्शन नंबर 5. समझ में आ गया, यानी कि ये क्या है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, राइट. नाउ अब इसमें आपको फाइंड आउट करनी है क्या, एरर. तो चलो रेडी हो जाओ सब लोग एरर फाइंड आउट करने के लिए. क्या लिखा हुआ है भाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ न्यूली अपॉइंटेड बीसीसीआई चीफ एंड एमपी वाज अकॉर्डेड अ वार्म रिसेप्शन ऑन हिज अराइव एट हिज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आ गया कि एक न्यूली अपॉइंटेड जो बीसीसीआई चीफ हैं और एमपी हैं, उन्होंने एक वार्म वेलकम, एक वार्म रिसेप्शन रखा, दैट किसके अराइवल पे, ऑन हिज अराइवल. हमें एक यहाँ पे पोजेशन के साथ उनके अराइवल की बात की गई है, नॉट अराइव. अराइव मतलब कहीं पहुंचना, दैट इज अ वर्ब, सो वी डोंट नीड एनी वर्ब अकॉर्डिंग टू द पोजेशन, है ना. वी नीड अ नाउन ओवर हियर एंड उसके अकॉर्डिंग अगर नाउन हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका अराइवल हो जाएगा. तो हेंस आपकी एरर कहाँ आई, थर्ड पार्ट में. तो वी विल मार्क आवर आंसर ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द ट्री डेटा बीन कंपाइल्ड बाय एन एक्सपर्ट team would include a specification of different species, their habitat and the threats they face in the urban environment. अब एक बात देखो, ट्री डेटा क्या हुआ है, बीन कंपाइल्ड. बेटा बताओ बीन हम कहाँ यूज करते हैं, ऑलमोस्ट हम नॉर्मल टेंस जो होते हैं, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें यूज करते हैं. सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव स्ट्रक्चर में है, और पैसिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, द ट्री डेटा बीइंग कंपाइल्ड, मतलब इज बीइंग कंप्लीटेड, कोई काम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. तो बीन को आप किससे रिप्लेस करेंगे, बीइंग से. द ट्री डेटा इज बीइंग कंपाइल्ड या बीइंग कंपाइल्ड बाय एन एक्सपर्ट टीम वुड इंक्लूड स्पेसिफिकेशन, राइट. सो अकॉर्डिंगली अगर आपने देखा तो आपकी एरर कहाँ आई, फर्स्ट पार्ट में. तो
तो आंसर भी आपका ऑब्वियसली क्या बात है, फर्स्ट ही तो होगा, यस और नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज शेयरिंग अ पुश by the group of 7 advanced industrial nations to promote inclusive growth across the globe. Now, what's the error in this sentence? जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई, क्या शेयर कर रहे हैं, अ पुश किसके द्वारा, बाय द ग्रुप ऑफ 7 एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशंस, किस लिए, टू प्रमोट, टू है तो इन्फिनेटिव की जरूरत है, बेस फॉर्म आएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, तो अक्रॉस इज करेक्ट ओवर हियर, यस और नो। तो हेंस हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखी, तो क्या मार्क कर देंगे, सिंपली नो एरर, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नो एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। One person was killed and 7 others were injured when a vehicle in which they were traveling skidded off the road and rolled down into a gorge of Reasi district of Jammu and Kashmir. Very easy. क्यों, देखो 1 person, क्योंकि and से भले ही कनेक्टेड हैं ये दोनों पार्ट्स, बट अगर ऑक्सिलरी वर्ब सेम तब होती है जब दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होते हैं, यानी अगर इधर भी सिंगुलर होता उधर भी सिंगुलर होता तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ काम बन जाता। बट अकॉर्डिंग टू दी रूल्स अगर आप देखोगे, एक में लिखा है 1 person दैट इज सिंगुलर और यहाँ लिखा है 7 अदर्स, यानी कि ये है प्लूरल, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब आपकी एंड के बाद प्लूरल ही यूज हुई, और यहाँ पे सिंगुलर है तो ये सिंगुलर ही यूज हुई, हेंस ये दोनों तो करेक्ट है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे, व्हेन अ व्हीकल इन विच दे वर ट्रैवलिंग, जिस व्हीकल से वो ट्रैवल कर रहे थे वो रोड में एकदम स्किड हो गया, फिसल गया, एंड रोल डाउन इनटू अ जॉर्ज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आप यहाँ पे देखो स्किडेड ऑफ, एक जो करेक्ट फ्रेज होता है ना दैट इज स्किडेड ऑफ, ये वाला ऑफ होता है ना कि ये ऑफ होता है, ठीक है, ये ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये फ्रेज यूज करते हो दैट इज स्किडेड ऑफ, तो वो आपका यानी कि रोड की तरफ एकदम फिसल गया। तो उसके लिए हम देखेंगे थर्ड पार्ट में एरर, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट। रेन्स टुडे लैश्ड दिल्ली गिविंग सम रेस्पाइट टू पीपल विद द स्कॉर्चिंग हीट, मतलब स्कॉर्चिंग मतलब एकदम खुजली वाली हीट जैसे नहीं होती है बहुत ज्यादा जब मई जून की गर्मी होती है उसमें, बट उड़ीसा सिजल्ड विद तितलागढ़ एंड बोलंगर रिकॉर्डेड अ हाई ऑफ 46 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस है वहां का टेम्परेचर, 46 डिग्री। अब यहां पे देखो एरर क्या है, रेन्स टुडे, आज जो बारिश हुई दिल्ली को एकदम क्या कर दिया, लैश्ड कर दिया, गिविंग some respite to people, giving some respite to people, है ना, with the scorching heat। एक बात बताओ क्या लिखा है, with the scorching heat, scorching heat के साथ या किसी चीज से आप you are suffering, scorching heat से you are suffering, तो suffering from होता है तो to people from the scorching heat होगा या with होगा, तो करेक्ट जो preposition होगा that would be from, ना कि with, ये wrong है। तो यहाँ पे एरर हमारे पास क्या आ गई, ऑप्शन नंबर 2 में, सेकेंड पार्ट में क्योंकि एरर थी तो मार्क क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट। 3 कोचेस ऑफ जैसलमेर, जो 3 कोच थे जैसलमेर के उनके लोगों की बात हो रही है, ठीक है, दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस वर डैमेज्ड इन अ फायर एट जैसलमेर रेलवे स्टेशन बट देयर वाज नो डैमेज ऑफ लाइफ एंड ऑफिशियल सेड, मतलब जैसलमेर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है वो उसके जो 3 कोच थे, कोचेस जो डिब्बे होते हैं ना गाड़ी के उसमें जो कोचेस होती हैं, दे वर डैमेज्ड इन अ फायर, जो आग लग गई थी रेलवे स्टेशन में जैसलमेर के, उसमें जो आग लग गई थी उसकी वजह से 3 कोचेस क्या थे, दे वर डैमेज्ड, बट थैंकफुली देयर वाज नो डैमेज ऑफ लाइफ। एक बात बताओ, लाइफ डैमेज होती है या लॉस होती है, डैमेज क्योंकि थिंग्स होती हैं, डैमेज क्या होती हैं, चीजें होती हैं, डिस्ट्रॉय चीजें होती हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट लाइफ, लाइफ का लॉस होता है क्योंकि यू आर नो मोर अलाइव, आप जिंदा ही नहीं रहते, तो यहां पे डैमेज ऑफ लाइफ नहीं होगा, देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑफिशियल सेड,
तो यहाँ पे जो नाउन है उसकी मिस्टेक है, जो इनकरेक्ट नाउन यूज हुई है उसको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, डैमेज को रिमूव करके। इस तरीके से हमने देखा कि फोर्थ पार्ट में एरर है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। इन सारी चीजों पे भी आप लोगों को फोकस करना है, तो केयरफुली इन चीजों को देखिए और करिए, ठीक है। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 37 to 43, यानी कि नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू पैसेज। सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये रहा पैसेज आपके सामने। पैसेज किससे रिलेटेड दिख रहा है? पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है बेटा? फर्स्ट वर्ड इज रिटन इज malnutrition. Malnutrition, mal is related to what? Something bad. और nutrition मतलब जो आपको प्रोटीन, विटामिन, जो आपको खाने के लिए जरूरी है चीजें, वो मिलना, ठीक है। और जब हम malnutrition की बात करते हैं तो malnutrition क्या होता है बेटा? बहुत इजी है, यानी कि व्हेन यू डाइड ऑफ हंगर, यानी कि आपको प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैल न्यूट्रिशन, राइट। और इसी पे बेस्ड, अभी पहला वर्ड देख के ही समझ में आ गया कि आपका जो वर्ड है मैल न्यूट्रिशन, इसी से रिलेटेड बात की गई है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू मेंटेन हेल्दी टिश्यूज और ऑर्गन फंक्शन, ठीक। तो विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन, जो गरीब और जो रूरल पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, that is a malaise that has not spared even the well-to-do urban elites living in towns and cities. जो towns और cities में रह रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक problematic point है. That is relevant to note that UNICEF defines malnutrition as a broad term commonly used as an alternative to undernutrition, but technically it also refers to overnutrition, and the medical dictionary defines it as the condition that develops when the body doesn't get the right amount of vitamins, minerals and other nutrients it needs to maintain healthy tissues and other organs. अब यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन की अलग अलग टर्म पे डिफिनीशन बताई. यूनिसेफ बताता है कि एक ब्रॉड टर्म है जो एक अल्टरनेटिव की तरह यूज किया जाता है जो अंडर न्यूट्रिशन लोग होते हैं, मतलब जिनको प्रॉपर वही चीज हो गई, प्रॉपर जो खाना या विटामिन नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर डाइट ही नहीं मिल रही है, जो 2 वक्त की रोटी वही प्रॉपर नहीं मिल रही है. फिर टेक्निकली अगर इसको डिफिनीशन देखा गया तो इसको ओवर न्यूट्रिशन बोला गया. मेडिकल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये एक ऐसा है, ये तब होता है जब बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में विटामिन या मिनरल नहीं मिलता या अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ये डेफिनेशन बताई गई. मतलब 2-3 तरीके से आपको फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ डेफिनेशन बताई गई और इन्हीं डेफिनेशन के चलते आगे बोला गया कि मैल न्यूट्रिशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. ऑब्वियसली दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण है इन अर्बन एरियाज टू गिवन दी लाइफस्टाइल चेंजेस. अब क्योंकि लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस है, बाहर का खाना या लोगों को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, ठीक है. सो बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेस, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, पुअर न्यूट्रिशन हैज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम. जो पुअर न्यूट्रिशन है ना, वो अब एक आम बात हो गई है, एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है विद इनसफिशिएंट, एक्सेसिव और इम्बैलेंस कंपोजिशन और कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग बोथ दी पुअर एंड रिच. अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि मैल न्यूट्रिशन सिर्फ गरीब लोगों में ही है. मैल न्यूट्रिशन जो है वो हर किसी में है. रिच लोग जो भी है वो भी है. बाहर का खाना आप ज्यादा खा रहे हो, ज्यादा डाइटिंग ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी और ऑर्गन्स को जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा. सो अकॉर्डिंग टू, इनफैक्ट एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द top 5 states with highest obesity rates, while studies from National Institute of Nutrition have shown that urban kids from higher socio-economic strata यानी कि जो डेटा है, स्टेटस है, जो suffer from obesity due to inadequate nutrition in their diet. आंध्र प्रदेश टॉप 5 स्टेट में से एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओबेसिटी रेट्स पाए गए हैं. किसके अकॉर्डिंग? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग. और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका अर्बन किड्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई गई है. मोस्ट ऑफ द मेजर एलिमेंट्स, ये जो डिसीजेज हैं that the urban populace suffer from are in some way connected to dietary habits and imbalance intake of nutrition.
जो इम्बैलेंस डाइट होती है, इम्बैलेंस इनटेक जो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो हैबिट होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेजर बीमारियां तो इसी की वजह से होती हैं। पुअर और इम्बैलेंस डाइट जो होती है टू बी ब्लेम्ड इन एटलीस्ट 50% ऑफ द केसेस। जो आपकी इम्बैलेंस डाइट है, आप प्रॉपरली खाना नाश्ता वगैरह नहीं खाते हो, 50% इसी के केसेस होते हैं, जिससे कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी कि हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। Here people consume a lot of rice which is taken even at night besides oily and deep fried and junk food, high salt containing food such as pickle along with rice, while fruits and salads are often given a miss. फ्रूट और सैलेड तो सब अवॉइड ही कर देते हैं, चावल खा लिया, उसके साथ अचार वगैरह खा लिया, खूब ऑयली खाना खा लिया। दैट लीड्स टू एन इम्बैलेंस डाइट विद एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कोई चीज कहते हैं ना, किसी चीज की अति बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा ज्यादा, फैट बढ़ेगा, और जब फैट बढ़ता है तभी सारी बीमारियां होती हैं। सो व्हाइल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दे आर मिसिंग। गोइंग थ्रू दी डाइटरी, अगर डाइटरी लाइफस्टाइल से जाओगे, ज्यादा डाइट के चक्कर में पड़ोगे, जो मेडिकल हिस्ट्री है क्लाइंट्स की, वी हैव फाउंड दैट अ लॉट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, अंडरवेट, एनीमिया, हेयर लॉस प्रॉब्लम्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये सारी बीमारियां हैं। अगर आप प्रॉपर है, हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारे यार इसी एज में बाल वाइट हो रहे हैं, हमारे बाल ग्रे हो रहे हैं, क्यों कहते हैं? ये सारी इम्प्रॉपर डाइट की वजह से और इम्बैलेंस डाइट की वजह से होता है। द ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन इज ऑल्सो इम्बैलेंस, ऑल्सो एज मेनी पीपल वर्क एट नाइट दे आर नॉट एबल टू फॉलो प्रॉपर टाइमिंग्स फॉर फूड। जो देर रात तक काम करते हैं उनकी भी टाइमिंग अच्छी नहीं होती है खाना खाने की। और वैसे तो अगर धार्मिक अनुसार अगर देखें ना, तो शाम को 7 बजे अगर आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप 9 बजे तक सो गए, सुबह जल्दी उठ गए, देखो उस दिन से एकदम, लेकिन होता कहाँ है आजकल? आजकल तो 12 बजे तक तो पार्टी होती है, पढ़ रहे हैं तो कहो सुबह 6 बजे तक पढ़ रहे हैं। देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइमिंग, सो दे टेक अ क्विक बाइट ऑफ जंक फूड एट देयर वर्क प्लेस, ड्यू टू विच दे डोंट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड स्पेशली लैक विटामिन एंड मिनरल्स। क्योंकि देर रात तक काम करते हैं तो सोचते चलो ऑफिस में चल के ही नाश्ता पानी वगैरह हो जाएगा, तो कुछ भी उल्टा सीधा खा करके अपनी डाइट को मेंटेन कर लेते हैं। सो दे अल्टीमेटली पुट ऑन वेट, सफर फ्रॉम एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। वेट भी बढ़ता है, एसिडिटी भी होती है, ज्यादा देर तक भूखे रहो, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो फॉर अ हेल्दी बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट, अगर हेल्दी बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट आपको चाहिए, वन शुड मेंटेन प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ फूड इनटेक। हर किसी को प्रॉपर टाइमिंग्स फूड की होनी चाहिए। दे एब्स्टेन फ्रॉम हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड्स ड्यूरिंग लेट नाइट। लेट नाइट में आप रात में चॉकलेट्स वगैरह ना खाओ, फैटी फूड्स ना खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स ना खाओ, एंड शुड गिव preference to the green and dark leafy vegetables and fiber containing foods, fruits and salads beside drinking adequate water. हमेशा लीफ वेजिटेबल, जैसे ये पालक है जिसको स्पिनच आप बोलते हो, स्पिनच हो गया आपका, ये बथुआ वगैरह हो गया, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज्यादा आप खाओगे वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती हैं। फ्रूट्स, सैलेड्स, क्यूकम्बर, है ना, ये सारी चीजें आपको खानी चाहिए। दे शुड ऑप्ट फॉर डेली एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। In fact, the problem of poor nutrition is prevalent in urban areas or across all niche sections, be it to the middle class or the urban slum dwellers. The urban middle class always tries to compromise on nutrition diet in order to save money to purchase luxury items. सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम कहाँ पाई जाती है? जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपना पैसा सेव करते हैं लग्जरी आइटम्स को खरीदने के लिए, वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं। सो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद मदर्स ऑफ सम मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, कुछ मैल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, उनकी मदर से जब मिला गया किसी शहर में, तो उनको ऑथर ने ये पाया, वी फाउंड दैट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेविंग टू बाय एक्सपेंसिव हाउस होल्ड आइटम्स। ये पाया गया कि उनको भैया कुछ महंगे महंगे हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने थे, बाय अपने खर्चों को काट करके ऑन फूड एंड फीडिंग चिल्ड्रन। बच्चों को राइस, पिकल और कर्ड राइस या बटर मिल्क खाली डेली इन्हीं पे दे दिया। But such diet ultimately leads to health problems even if the children may be eating adequate quantity of rice. भले ही वो ज्यादा क्वांटिटी में राइस खा रहा हो, but that is not a healthy diet. They would be suffering from lethargy, poor IQ and mental alertness. So देखो यहाँ पे आज का ये जो comprehension था, that was totally related to malnutrition. पहले उसके definition बताई गई, फिर उसके कंटेंट में ये बताया गया कि कैसे ये होता है, किन किन एरियाज में हो रहा है, कहाँ कहाँ पर इसका इफेक्ट दिख रहा है, किस वजह से हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू इट, व्हाट आर द डिसीजेस रिलेटेड टू द malnutrition, एंड आफ्टर दैट दे हैव कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाट यू हैव टू डू
कि आपको मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो, कैसी डाइट आपको रखनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ बताई गई. सो हाउ इज मैल न्यूट्रिशन अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन अर्बन एरियाज टू. अर्बन एरियाज में मैल न्यूट्रिशन कैसे एक प्रॉब्लम है. पीपल आर फास्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, दैट इज द रीजन. In urban areas, expenses exceed the income of people, enabling them to spend enough on healthy food items. या ये problem. Availability of leaf vegetable and fruits remain difficult in urban areas. नहीं मिल पाती हैं सब्जियां. Even in urban areas, all the people do not get access to vitamins, minerals and other nutrients to maintain health. या not mentioned in the passage. So according to the sentence अगर आप देखोगे ना, सबसे बड़ा problem यही है कि जो मेजर कॉज कंसर्न है अर्बन एरियाज में भी, क्योंकि अर्बन एरियाज में भी सभी लोगों को एक एक्सेस नहीं मिलता प्रॉपर विटामिन का, मिनरल्स का और न्यूट्रिएंट्स का टू मेंटेन हेल्थ. इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. हाउ इज मैल न्यूट्रिशन डिफरेंट फ्रॉम स्टारवेशन. स्टारवेशन यानी कि जो व्हेन समवन इज डाइड ऑफ हंगर, भुखमरी से मरता है. स्टारवेशन इज हंगर जो होती है, भुखमरी, उसके बारे में बात करते हैं. तो मैल न्यूट्रिशन और हंगर स्टारवेशन में क्या डिफरेंस है बताइए, किसी को पता है. जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो यहाँ पे लिखा है स्टारवेशन इज अ कंडीशन ऑफ नो फूड अवेलेबिलिटी. मैल न्यूट्रिशन में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है बट प्रॉपर नहीं है. द फूड रिमेन्स अवेलेबल बट लैक्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. यही एक मेन आपको डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, Which of the following is false in the context of the passage? पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है यानी कि गलत है. People who remain awake till late night and consume junk food often complain of weight gain and acidity. तो ये तो भैया ट्रू है, ये तो क्या है, ये तो ट्रू है. ठीक है. To maintain health one should consume food at the proper timings. अगर हेल्थ को मेंटेन करनी है प्रॉपर टाइमिंग में खाना पड़ेगा, ये भी ट्रू है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज. For health, drinking adequate water is not as important as having a balanced diet. क्या पानी पीना जरूरी नहीं है भाई, पानी भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना. तो ये ही आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज. इम्बैलेंस्ड डाइट लीड्स टू अ लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ये भी ट्रू है. तो फॉल्स सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर 3. तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय इम्बैलेंस डाइट. जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती है तो कौन सी डिजीज इसमें से नहीं होती है. तो देखो अंडरवेट तो होता ही होता है, ठीक. फिर उसके बाद डायबिटीज होती ही होती है, ऑस्टियोपोरोसिस लिखा ही था, एनीमिया होता ही होता है. सिर्फ एक जॉन्डिस है ना, वो इम्बैलेंस डाइट से नहीं होती है. ये एक ऐसी डिजीज है जो इम्बैलेंस डाइट से नहीं होती है और पैसेज में लिखा भी नहीं है. हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. ठीक. नेक्स्ट, Which of the following has been stated about the urban middle class spending habits? इनमें से कौन सी चीज के बारे में बताया गया जो अर्बन मिडिल क्लास है उनकी जो खर्च करने की हैबिट है वो क्या चीज है. So they spend their long term savings to afford luxury items. They prefer spending on balanced diet compromising regular investments. They prefer spending on luxury items compromising balanced diet. They do not spend much on either food or assets but keep their money for investments. इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपना पैसा बचा करके रखते हैं. तो आप जब देखोगे ना तो जब मदर का सर्वे हुआ था तो लग्जरी आइटम खरीदने के चक्कर में वो अपनी बैलेंस डाइट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. यही इसका सबसे बड़ा एक चीज है जो पैसेज में मेंशन की गई है. नेक्स्ट, 42. Inadequate nutrition in urban children belonging to higher socio-economic strata that is suffer from. किससे सफर करते हैं सबसे ज्यादा, ओबिसिटी थे. क्योंकि ये सब बीमारियां तो मैल न्यूट्रिशन से होती हैं, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के अकॉर्डिंग है इनएडुकेट न्यूट्रिशन सफर्स फ्रॉम ओबेसिटी. ओबिसिटी एसिडिटी वगैरह हो जाती है. तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मेलाइज एक वर्ड यूज हुआ था फर्स्ट लाइन में मैल न्यूट्रिशन के लिए, तो इसका सिमिलर मीनिंग आपको बताना है कि सेम मीनिंग क्या होगा. मेलाइज का मतलब क्या होगा. इट इज अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट. मेलाइज क्या होता है, एक जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट. जो अनईज होती हैं, है ना, हुज एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो डिसइंटरेस्ट नो, अपसेट नो, इनकॉम्पिटेंस से कोई मतलब ही नहीं है. ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस जो होती है दैट इज नोन एज
मलाइज। एम्बेरसमेंट तो शर्मिंदगी तो अलग ही हो गया, तो इसका करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट 44 और 45, ये दो क्वेश्चन जो हैं, एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसके अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके फिल करना है। सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस आपको देखना है कि एक तरीके से पूरा का पूरा फ्रेज आपको फिल करना है, राइट। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू दी सेंटर, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था सेंटर को, केंद्र को, टू सेटअप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उनको क्या करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप करना होगा। टू प्रोसिक्यूट, मतलब उन केसेस को देखने के लिए जो काफी टाइम से पेंडिंग है, अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स टू वेलकम द एपेक्स कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट है, हैज गिवन द सेंटर 6 वीक्स, 6 वीक्स किसकी चीज के लिए दिए, टू बी मोर डिसर्निंग इन देयर चॉइसेस, to focus on improving the manner in which courts are staffed, to submit a scheme of fast track courts, to treat criminal cases against politicians as a distinct and special category, to consult with political parties। अब भैया जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की है तो ऑब्वियसली उसकी रिपोर्ट की ही बात करेंगे, जो सेंटेंस में मेंशन है, तो सेम कीवर्ड मिल भी गया हमें, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्टली क्या फिल हो जाएगा, तो ये तो सबसे आसान था कि टू सबमिट अ स्कीम ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, राइट। समझ में आया। 45 में देखो, द गवर्नमेंट विल रेपुटेडली नज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स। गवर्नमेंट क्या करेगा, रिपोर्टेडली पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स जो है उनको इन्वेस्ट करने को कहेगा अपने जो सरप्लस फंड्स हैं, इन द रुपीज 1.35 लाख करोड़ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स मेंट टू शोर अप द पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैपिटल। जो पब्लिक सेक्टर, शोर अप, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, शोर अप का मतलब क्या होता है, टू गिव समथिंग एज अ रोबस्ट सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करता है। किसकी बात करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की। किसको सपोर्ट करना है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जिसमें कैपिटल क्या होगा, कैपिटल क्या वो यहाँ पे करेगी, इट वुड हेल्प इफ द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड, so that greater capitalization makes for higher valuation and a better price for fresh share issuance, so that the banks would be in a stronger position, किस लिए, जैसे कि बैंक्स की स्ट्रॉन्गर पोजीशन हो जाए, टू टैप द मार्केट टू इश्यू फ्रेश शेयर्स, सो दैट दे कैन राइट ऑफ बैड लोन्स as part of resolving them and start lending again, या additional borrowing required to recapitalize banks। so accordingly आप देखोगे, बल्कि they can write off, राइट ऑफ जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, इस फ्रेज का मतलब होता है दैट इज अ कैंसिलेशन फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ बैड डेट, जो आप कर्जे से गुजर रहे हो उसका कैंसिलेशन हो जाए वर्थलेस एसेट से। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो होगा वो एप्रोप्रिएटली इस ब्लैंक में फिट हो जाएगा और सेंटेंस को मीनिंगफुली और कॉन्टेक्चुअली कंप्लीट करेगा, राइट। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 46 to 50 क्या है। अब इन क्वेश्चंस में कुछ फ्रेजेस को बोल्ड कर दिया गया है, आपको ये बताना है कि कौन सा फ्रेज करेक्टली यूज हुआ है। अगर करेक्टली यूज हुआ है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, बट अगर करेक्टली यूज नहीं हुआ है देन यू हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। चलो, अ स्टीप राइज, नॉट स्टेप, अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ, स्टीप मतलब एक ज्यादा बढ़ोतरी जिस चीज की होती है, इन द प्राइस ऑफ essential commodities, vegetables and chickens have drained much of the daily earnings of eateries, especially small and medium ones। तो एक बात बताओ, स्टीप प्राइस और स्टीप प्राइस मतलब एक जो एक स्टीप प्राइस देखा गया, इंक्रीमेंट देखा गया, ये क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो एक स्टीप प्राइस हुआ किसमें, प्राइस ऑफ एसेंशियल, जो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल्स एंड चिकन्स हैव ड्रेन्स, तो स्टीप प्राइस हैज ड्रेन्ड होगा या हैव होगा, पहली चीज। सिंगुलर है तो ये प्लूरल नहीं यूज होगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज। पहले तो हैज लगा लो और उसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रेन तो सही है, तो हैव वाले तो यहां से एलिमिनेट कर दो पहले, ठीक। मच ऑफ द डेली अर्निंग्स, तो यहाँ पे ड्रेन्स लिख दिया है भैया, हैज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। तो ऑब्वियसली यही आपको करेक्ट करके देगा इस फ्रेज को जो यहाँ पे रॉन्गली यूज हुआ है। नेक्स्ट, ट्रक ड्राइवर्स हैव रिज्यूम्ड इलीगल पार्किंग ऑफ द व्हीकल्स। ट्रक ड्राइवर जो हैं
उन्होंने इलीगल पार्किंग जो व्हीकल जो रोड साइड में होती है ना, उन्होंने उसको रिज्यूम कर दिया है। साइटिंग डर्थ ऑफ पार्किंग स्पेस, क्योंकि पार्किंग स्पेस की डर्थ है, शॉर्टेज है इन दी सिटी, शहर में। मेनी टू दी डिसमे पेडिस्ट्रियंस एंड कॉम्यूटर्स। अब यहाँ पे डिसमे मतलब क्या होता है? सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है? एक तरीके से अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है कि नहीं है? तो मच टू द डिस्प्ले होगा या मेनी टू द डिस्मे पेडिस्ट्रियंस? तो मेनी वुड बी रॉन्ग ओवर हियर, इसको रिप्लेस यहाँ पे मच वाला ही हो करेगा। तो मच टू द डिस्मे ऑफ, मच डिस्मेज, मच टू द डिस्मे या मच मोर टू डिस्मे। तो अकॉर्डिंग टू दी अगर सेंटेंस आप देखोगे, मच टू दी डिस्मे ऑफ लगेगा, एक प्रेपोजिशन की भी इसके साथ नीड है डिस्मे के साथ, तो ऑफ लग जाएगा। तो हेंस आप इसको करेक्ट करेगा ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। राइट एवरीवन, क्लियर है सभी को? चलिए इसको देखिए। लास्ट ईयर इट वॉज ऑब्जर्व दैट, पिछले साल ये ऑब्जर्व किया गया दैट फार्मर्स डिड नॉट रिसीव द डिसाइडेड प्राइसेस सेट बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा जो प्राइस डिसाइड किया गया था, सेट किया गया था, फार्मर्स को, किसान को वो नहीं मिला, बिकॉज ऑफ मोर मॉइस्चर्ड कंटेंट इन देयर फूड ग्रेन। एक बात बताओ, मॉइस्चराइज्ड कंटेंट, मॉइस्चर्ड, देखो मेरे मुंह से सही निकल जाता है, मॉइस्चराइज्ड कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर वाला कंटेंट या मॉइस्चर फूड ग्रेन की बात करेगा ना। अगर मॉइस्चर कंटेंट है फूड ग्रेन में, यानी कि फूड ग्रेन में कुछ ना कुछ मॉइस्चर पाया गया होगा उसके लिए, तो मॉइस्चराइज तो वैसे भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। फिर इन देयर फूड ग्रेन, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट इन देयर फूड ग्रेन, यहां पे अगर हम देखेंगे तो कोई गड़बड़ है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो इसको रिप्लेस करेगा। मूविंग फर्दर विद नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लड वाटर विच हैड क्रॉस द डेंजर मार्क, जो फ्लड वाटर है जिसने डेंजर मार्क एक क्रॉस कर लिया है फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, रिसेंट ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड स्लज, सिल्ट जो बालू वगैरह होती है ना, उसको और ज्यादा अमाउंट में ले आया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। तो एक बात बताओ, ब्रॉट मतलब लाना, रीसेंट, ब्रॉट क्या है? एक वर्ब है, रीसेंट अभी हाल ही हाल में कहते हैं, तो एक तरीके से नाउन हो गया, और वर्ब को सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। तो रिसेंटली होगा कि रीसेंट होगा? तो यहां पे वी नीड एन एडवर्ब फॉर्म दैट इज रिसेंटली ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। ब्रिंग्स तो होना ही नहीं है, रिसेंटली हो जाएगा, तो ये ब्रॉट भी हटा दो, ह्यूज अमाउंट ऑफ, यहाँ पे अमाउंट्स लिख दिया, इसलिए फोर्थ वाला भी हट गया। तो बचा क्या हमारे पास? खाली ऑप्शन नंबर 2, जो यहाँ पे करेक्टली इसको क्या कर रहा है? करेक्ट कर रहा है। मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्पीड टेस्ट 44A। टोकन मनी चार्ज बाय द पुलिस पर्सनल, जो टोकन मनी एक चार्ज की जाती है पुलिस पर्सनल यानी पुलिस एम्प्लॉय से, फ्रॉम द गुड्स कैरियर्स इज कंटिन्यूइंग ओपनली, मतलब जो ट्रक वगैरह लेकर के जाते हैं सामान वगैरह, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज नो प्रोविजन, इस फैक्ट के बावजूद कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एनी सच फी फॉर द टोकन्स फॉर एंट्री इनटू द वन वे जोन, जो वन वे जोन है उसके लिए इस तरीके की फीस की कोई भी, या टोकन के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी दे आर चार्जिंग, दैट इज इलीगल। तो एनी सच फी, एनी यानी कि हम वैसे तो देखें नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली आगे हमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज करना ही नहीं है। फी इज करेक्ट फॉर द टोकन्स, टोकन्स के लिए और एंट्री के लिए, फॉर एंट्री इनटू दी। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम इनटू तो एंट्री के साथ नहीं लगाते हैं, बट बेटा एंट्री का मतलब हो गया किसी, आप एक नई चीज में जब आप कोई एंट्री लेते हो तो उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं एंट्री, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे अगर ये सेंटेंस देखा जाए सो इज टोटली करेक्ट, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। विल मार्क आवर आंसर दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। राइट एवरीवन, सो हैव यू ऑल सीन कि यहाँ पे आपने इसको देखा कि किस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, फ्रेज, 4-5 तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स, और आपका मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी इस तरीके का आपको देखने को मिले हैं। सॉरी, रीअरेंजमेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो एक सेशन में आपको मैक्सिमम
5 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, जिसमें आपने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दिया होगा। आपके मार्क्स कितने आए होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। टिल देन थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एसटी के साथ, दैट इज ऑफ 45A। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.